Hello students, welcome to MTC Learning Standard FI BCom subject Commerce 2 topic Service People. Students, in last lecture we saw the marketing mix ऑफ सर्विस करेक्ट मतलब यहाँ जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि अगर इफ़ द सर्विस प्रोवाइडर इज़ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज है ना ही हैज़ टू फॉलो व्हाट एलिमेंट्स हमने एलिमेंट्स पढ़े मार्केटिंग मिक्स के, ठीक है। तो जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट का वैल्यू होना चाहिए कस्टमर के लिए। देन हमने देखा कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर का जो स्टाफ है वो स्टाफ का इंटरेक्शन लोगों से प्रॉपर होना चाहिए, है ना, बिकॉज कस्टमर जो इंटरेक्शन होता है सर्विस प्रोवाइडर के स्टाफ से उस हिसाब से उनकी क्वालिटी को जज करते हैं, करेक्ट। फिर प्राइस अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन होना चाहिए, लाइक सेल्स स्पॉन्सरशिप से या सेल्समैनशिप से हम प्रमोशन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट से हम प्रमोशन कर सकते हैं ना। फिर जो सर्विस है वो प्रॉपर प्लेस पे डिलीवर होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में। सो उसमें से जो उसमें से जो एक एलिमेंट था पीपल, है ना, पीपल, वो एलिमेंट आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज़ नोन एज सर्विस पीपल। ओके, सो सी सर्विस पीपल, कस्टमर ऑफ्टन जज क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग द assessment of people providing the services, करेक्ट। सी कस्टमर सर्विस की क्वालिटी को कैसे जज करता है, कस्टमर क्वालिटी के सर्विस को जज करता है एज पर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पीपल दोज हु आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, है ना। मान लो कि मैं अगर कोई भी टेलीकॉम के स्टोर में जाती हूँ, मान लो कि मैं रिलायंस के स्टोर में जाती हूँ और मुझे वहाँ पे मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया या मेरे सिम कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू द रिलायंस जियो का गैलरी में, इफ़ आई एम गोइंग, तो वहाँ पे मेरे से वहाँ पे जो स्टाफ है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, मुझे कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस पर से मैं जज करूँगी कि रिलायंस कंपनी का सर्विस कैसे है, करेक्ट। So customers often judge quality of service based on their assessment of people providing the services. जो people services को provide करते हैं उस people के बेस पे उस people के services को customer assess करता है, judge करता है और फिर ये decide करता है कि particular service provider हमें service किस तरीके का दे रहा है, correct. So despite technology advances, many service still require quite interaction between the service staff and the customers, है ना। आज अगर हम बात करें तो आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है ना। पेमेंट करो, देखो पहले अगर हमें एमएससीबी बिल पे करना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमें पे करना था तो ऑफकोर्स हमें एमएससीबी के ऑफिस में जाके पे करना पड़ता था, लेकिन आज हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, करेक्ट। पहले हमें रिचार्ज करना है तो स्टोर में जाओ, पर्टिकुलर वोडाफोन गैलरी में जाओ, एयरटेल के गैलरी में जाओ और जाके रिचार्ज करो, है ना, या पर्टिकुलर कोई रिटेलर से रिचार्ज करो। लेकिन आज हम ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, करेक्ट। अगर बैंक के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अगर हम देखें तो पहले हमें बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन आज के डेट पे हम बहुत सारे बैंक के काम जो है वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना टेक्नोलॉजी आगे होने से भी फिर भी देयर आर मैनी सर्विस सेक्टर जहाँ पे कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के स्टाफ या सर्विस प्रोवाइडर के पीपल का इंटरेक्शन होता है, करेक्ट। तो ये सर्विस पीपल जो है, ये सर्विस पीपल का द सर्विस पीपल शुड बी वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, तभी कस्टमर सेटिस्फाई होगा, करेक्ट। लेकिन ये सर्विस प्रोवाइडर को मैं ये बता रही हूँ कि सर्विस प्रोवाइडर ने अच्छा होना चाहिए, राइट। सर्विस प्रोवाइडर के पीपल ने अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए कस्टमर्स को, बराबर। लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटमेंट कभी देंगे जब भी हम ये सर्विस पीपल को ट्रेनिंग देंगे, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, है ना, उनका नॉलेज इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में देखनी है। देन सी HR फंक्शंस टू मैनेज पीपल। अभी देखो ये जो पीपल है, ये जो सर्विस पीपल है जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, तो इनको कैसे मैनेज करना है। तो इनको मैनेज कौन करता है बच्चों, इनको HR डिपार्टमेंट मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, है ना। हर एक कंपनी में एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो इस एम्प्लॉयज़ को हैंडल करता है या इस एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, ठीक है। सो द सर्विस प्रोवाइडर मस्ट अंडरटेक सेवरल ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन टू मैनेज इट्स पीपल और द एम्प्लॉयज़, है ना। सर्विस प्रोवाइडर ने क्या करना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर ने ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस को they have to undertake several human resource functions to manage its people or the employees. अगर एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है, पीपल को मैनेज करना है, तो सर्विस प्रोवाइडर ने बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस को देखना चाहिए, लेना चाहिए।
द वेरियस HR फंक्शंस आर ब्रीफली एक्सप्लेन एज फॉलोज। अभी ये HR फंक्शंस कौन से हैं? तो पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मतलब बच्चों, अगर आप कोई जॉब पे किसी को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सपोज कि एक सर्विस प्रोवाइडर है जो किसी एम्प्लॉय को जॉब दे रहा है, तो उसका प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होना चाहिए। उसके एजुकेशन पे, उसके एक्सपीरियंस पे, उसके नॉलेज पे, उसके कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे उसका सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, है ना। फिर प्रॉपर जगह पे राइट प्लेस देना चाहिए उसको जॉब के लिए, है ना। जो जॉब के लिए वो लायक है वही जॉब उसको देना चाहिए, जो जॉब वो नहीं कर सकता वो जॉब उसको नहीं देना चाहिए। सो प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय शुड बी एट राइट प्लेस। देन उसका अप्रेजल करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब जो भी उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है वो उसको बताने चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। उसको प्रमोशन देना चाहिए, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दो, इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मोटिवेशन मतलब यहाँ पे ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह इनक्रेज करना चाहिए कि वो विलिंगली काम करें, मोटिवेट हो जाए, है ना। उनको फिर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दे के हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वगैरह क्या है एंड सो ऑन, करेक्ट। सी, सबसे पहले ट्रेनिंग। द ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय टू इम्प्रूव नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड सोशल बिहेवियर सो दैट परफॉर्मेंस इम्प्रूव कंसिडरेबली, है ना। देखो, सर्विस प्रोवाइडर के कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना। क्यों ट्रेनिंग देना चाहिए? ताकि उनका नॉलेज इंप्रूव हो, एटीट्यूड, उनका स्किल्स, उनका बिहेवियर, कस्टमर्स के साथ कैसे बात करना है, कैसे हाउ दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, है ना। और इससे क्या होगा? ऐसा करने से इनका परफॉर्मेंस भी क्या होगा? इम्प्रूव होगा। देन ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ट्रेनिंग जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस बेसिस पे देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज ट्रेनिंग दे दिया फिर 5 साल बाद ट्रेनिंग, ऐसा नहीं। एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए। ट्रेनिंग मस्ट बी अंडरटेकन इन हाउस और आउटसाइड द ऑफिस प्रीमाइसेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। अभी ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग 2 तरीके के दे सकते हैं, एक तो ऑन द रोल और दूसरा ऑफ द जॉब, सॉरी ऑफ द रोल, है ना। ऑन द रोल मतलब अपने ही कंपनी में बैठ के ट्रेनिंग दे दो, ठीक है, या दूसरा बाहर लेके जाओ और वहाँ पे ट्रेनिंग दे दो। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर जाओ और ट्रेनिंग देना। देखो फॉर एग्जांपल, अगर सेल्स पर्सन है ना, सेल्स पर्सन, ठीक है, तो सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग देना है तो उसको बाहर लेके जाना पड़ेगा, बराबर। जो सीनियर स्टाफ है उनके साथ उनको भेज दो 2-3 दिन के लिए, तो वो ट्रेन हो जाएंगे कैसे बात कर रहा है सीनियर स्टाफ एंड सो ऑन, करेक्ट। तो लाइक दैट, सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस कि उनका बिजनेस कौन सा है, उस तरीके से उनको ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब या इन हाउस और आउट हाउस भी बोल सकते हैं, तो उनको कैसा ट्रेनिंग देना है वो डिसाइड करेगी कंपनी। देन ट्रेनिंग पीरियड शुड नाइदर बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। ट्रेनिंग बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, लाइक मान लो कि 2 महीना सिर्फ ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, 6 महीना सिर्फ ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग और इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट। देन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनर डायरेक्टली इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, है ना। जो ट्रेनर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। दे शुड बी वेल, दे शुड हैव गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, ताकि वो दूसरों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए। देन देयरफॉर द मैनेजमेंट मस्ट सिलेक्ट द राइट ट्रेनर वॉज विथ गुड कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशनल स्किल्स, है ना। तो ट्रेनर भी अच्छा होना चाहिए, ट्रेनर का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, उनका मोटिवेशनल स्किल्स भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द ट्रेनिंग। Then second one is placement of employees. The service provider must place the right person at right place of work. जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने राइट प्लेस पे राइट पर्सन को जॉब देना चाहिए। प्लेसमेंट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द एप्टीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स। देखो, जो भी स्किल्स है पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास, उस हिसाब से उसको जॉब देना चाहिए, ठीक है। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है जो अकाउंट्स जानता है, ठीक है, जो अकाउंट्स का काम अच्छा कर सकता है, उसको अगर आप इंजीनियर का जॉब दे दो तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। और इंजीनियर को अगर आप अकाउंट्स का जॉब दे दो तो वो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो स्किल्स पर्टिकुलर पर्सन के पास है वो स्किल्स के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। दैट इज नोन एज राइट पर्सन एट राइट प्लेस। Then right placement not only brings job satisfaction to the employee but also generates higher efficiency to the organization, है ना। देखो, अगर आपने राइट पर्सन को राइट जॉब दे दिया,
मतलब उसको उस पर्टिकुलर काम में इंटरेस्ट है ना। जैसे अकाउंट वाला बंदा है तो उसको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, इंजीनियर को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। तो जो बंदे को जिसमें इंटरेस्ट है वो काम अगर आप उनको देते हो तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। एफिशिएंसी बढ़ेगा मतलब जो उनका काम करने का स्पीड है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी है, वो इम्प्रूव होगा एट लोअर कॉस्ट, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। ठीक है। देन थर्ड वन इज बच्चों परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब एम्प्लॉयज़ का जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ना, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो एचआर मैनेज जो कर रहा है वो क्या करेगा, उसको दे विल जज द परफॉर्मेंस अप्रेजल, और उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में एम्प्लॉयज़ को बताएगा, है ना। दे हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय एंड देन दे हैव टू गिव द सजेशंस टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय अबाउट दैट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, है ना। स्ट्रेंथ है तो अच्छी बात है, वीकनेस है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसे इम्प्रूव करेगा। सी द मैनेजमेंट मस्ट कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट स्टाफ, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल कौन करता है, मैनेजमेंट। द परफॉर्मेंस अप्रेजल हेल्प्स आइडेंटिफाई जॉब रिलेवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल से पर्टिकुलर एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आता है। इट एनेबल्स एम्प्लॉयज़ टू करेक्ट वीकनेस एंड इम्प्रूव देयर स्ट्रेंथ, है ना। इससे क्या होगा, अगर हम एम्प्लॉय को उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताएंगे तो जो भी एम्प्लॉय का वीकनेस है वो वीकनेस क्या करेगा, वो एम्प्लॉय ही विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर he will try to improve that particular weakness, correct, he will correct that particular weakness. The performance appraisal must be done periodically, preferably half yearly or yearly. और ये जो अप्रेजल है, ये अप्रेजल हाफ ईयरली या ईयरली होना ही चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको बताओ कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, है ना। अच्छा जो काम कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉय और इम्प्रूव करेगा, और जो गलत काम कर रहा है उसको रेक्टिफाई करेगा, चेंजेस उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेगा। वेरियस मेथड्स कैन बी एम्प्लॉयड, स्पेशली 360 डिग्री अप्रेजल टेक्निक फॉर मैनेजमेंट जॉब्स। देखो बहुत सारे अप्रेजल के बहुत सारे देर आर मेनी टेक्निक्स टू डू द परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसे 360 डिग्री अप्रेजल टेक्निक है, फिर से 720 डिग्री अप्रेजल टेक्निक है, उसके बाद रोल एनालिसिस है, करेक्ट शीट करके एक टेक्निक है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स का एक टेक्निक है। तो बहुत सारे टेक्निक्स है। तो मैनेजमेंट जो भी टेक्निक अपनाना चाहती है उस टेक्निक से दे कैन डू द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। लार्ज फर्म नीड्स टू प्रमोट इट्स एम्प्लॉयज़ टू हायर पोजीशन, है ना। एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दो। प्रमोशन देना मतलब एक लेवल का उनको ग्रेड ज़्यादा देना, एक लेवल का ग्रेड। फॉर एग्जांपल अगर कोई एग्जीक्यूटिव है तो उसको प्रमोशन करके सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दो, है ना। फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव से उसको मैनेजर बना दो, है ना। फिर मैनेजर से उसको सीनियर मैनेजर, करेक्ट। सो लाइक दैट। उसके बाद मतलब हर एक एम्प्लॉयज़ को हर लेवल पे ऊपर लाना है। और प्रमोशन में बच्चों क्या होता है, प्रमोशन के साथ आपका मतलब एम्प्लॉय का लेवल तो बढ़ता ही है, बट उसके साथ साथ उनका सैलरी भी बढ़ता है, उनका जो पे होता है पूरे साल का वो भी इंक्रीज़ होता है। सो प्रमोशन में मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म इफेक्टिवली एट हायर जॉब, है ना। अगर उनको प्रमोशन दिया जाए, अगर उनको अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाए तो ऑफकोर्स ये एम्प्लॉय पूरा दिल से काम करेगा, और पूरा जो भी उसके पास है वो पूरा अपना काम में लगा देगा, इफेक्टिवली काम करेगा। दैट इज़ अबाउट प्रमोशन। देन मोटिवेशन, है ना। एम्प्लॉय मस्ट बी मोटिवेटेड बाय प्रोवाइडिंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स दे दो, है ना। मॉनिटरी मतलब कमीशन दे दो उनको, है ना, बोनस दे दो, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा। नॉन मॉनिटरी मतलब चलो कि हाँ, अगर आपने इतना काम किया या आपने इतना टारगेट पूरा किया तो आपको हम फैमिली के साथ 4 दिन ट्रिप पे भेजेंगे, है ना, या आपको 2 दिन का छुट्टी मिलेगा, ठीक है। सो दिस आर ऑल नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। सम ऑफ द वेज ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड्स ऑटोनॉमी ऑफ पावर्स टू टेक डिसीजन। अभी देखो मोटिवेशन करना मतलब क्या, तो किसी को पावर दे दिया डिसीजंस देने के लिए, है ना। लाइक आज तक सपोज एम्प्लॉय को बोल दिया कि आज तक तो डिसीजंस मैनेजमेंट ने लिया है, लेकिन अभी इस पे कोई भी ये पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई भी डिसीजन होगा तो आप लोगे, मतलब एम्प्लॉय को ऐसा बोल दिया, तो एम्प्लॉय को पावर दे दिया डिसीजन लेने के लिए, तो ही विल फील वेरी गुड, ही विल फील वेरी प्राउड, करेक्ट। और वो और मोटिवेशन से काम करेगा। मॉनिटरी रिवॉर्ड सच एज हायर पर डे ऑन इंसेंटिव,
है ना, उसको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स दे दो, इंसेंटिव दे दो। रिवॉर्डिंग हॉनेस्टी एंड सिंसियरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉय हॉनेस्ट है, सिंसियर है, उनको सर्टिफिकेट्स दे दो। जो हमेशा टाइम पे आते हैं, कभी लेट या कभी लेट नहीं आते हैं, हमेशा टाइम के बाद भी थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हैं, है ना, पूरे साल में एक भी दिन लेट नहीं आया, छुट्टी भी नहीं लिया, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करो, उनको उनके हॉनेस्टी और सिंसियरिटी के लिए कुछ ट्रॉफी दे दो या सर्टिफिकेट्स दे दो, कुछ गिफ्ट कर दो, सो दे विल बी दे विल फील प्राउड। देन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव सच एज एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन, उनको एप्रिसिएशन करो, एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दे दो, है ना, कंपनी के सीईओ के हाथों उसको ट्रॉफी दिलवा दो, लाइक दैट। देन गुड वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर फैसिलिटीज़, वर्किंग आवर्स, उसको अच्छे वेलफेयर फैसिलिटीज़ दो, मेडिक्लेम दे दो, है ना, उसका एक इंश्योरेंस निकाल के दे दो कंपनी से, सो लाइक दैट। उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, कैबिन दे दो बैठने के लिए, एसी लगा के दे दो, है ना, कैंटीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर लो। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ विल फील वेरी मोटिवेटेड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जब भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देता है कस्टमर्स को, अभी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपने स्टाफ को रखता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, है ना, तो ये स्टाफ कैसा होना चाहिए, उसका स्टाफ में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दे पाए, बिकॉज कस्टमर तो ये सर्विस के बेसिस पे, ये पर्टिकुलर सर्विस पीपल जो है उनको देख के या उनको असेस करके जज करता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसा है सर्विस प्रोवाइडर का। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो में बच्चों पढ़ा। ओके, थैंक यू।